इस दीपक में तेल नहीं, सरकार बनाना कोई खेल नहीं। जनसंघ के चुनाव चिन्ह के बारे में ये नारा लगा, जो उसके नए रूप भाजपा का 1984 तक पीछा करता रहा। जब पार्टी को महज 2 सीटें मिली थी, दीनदयाल उपाध्याय और श्याम प्रसाद मुखर्जी के विचारों से आगे बढ़ी पार्टी ने आज वो फतह हासिल कर ली है, जो कि अपने आप में एक अलग इतिहास बनाती है। आज भाजपा देश के अधिकतर राज्यों में काबिज है, तो दुनिया की सबसे ज्यादा सदस्य वाली पार्टी का तमगा भी उसके नाम है। पार्टी के शुरुआती सफर को अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे बढ़ाया, जिसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी की बुलंद आवाज ने पार्टी को मजबूती दी। शुरुआत में पार्टी की छवि हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन बाद में बंगारू लक्ष्मण को पार्टी की कमान सौंपकर दलित वर्ग पर भी बड़ी छाप छोड़ी। इस बीच 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस की खबर ने देश की जनता को चौंका दिया और कांग्रेस के साथ अब भाजपा भी जनता को विकल्प नजर आने लगी। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा की बात कहने वाले भारत रत्न आज दुनिया में भले ही नहीं है, लेकिन उनकी मेहनत से खड़ी हुई पार्टी दुनिया भर में सिरमौर बनी हुई है। भाजपा ने अपने गठन के साथ लगातार मजबूती ली। 1984 में पार्टी को लोकसभा में महज 2 सीटें मिली, लेकिन उसके 5 साल बाद 1989 में 85 सीटें हासिल की। 1991 में फिर चुनाव हुए, जिसमें 120 सीटें हासिल की। 1996 में पार्टी को और मजबूती मिली और 161 सीटें हासिल की। 1998 में 182, तो 2014 और 2019 आते आते पार्टी ने अपने बूते ही सरकार बना ली। केंद्र में लगातार भाजपा ने 2019 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है, तो उधर प्रमुख विपक्षी दलों को प्रतिपक्ष का दर्जा तक नहीं मिला। पार्टी अब हिंदी भाषी राज्यों के साथ साथ पूर्वी राज्यों में भी अपनी पैठ बना चुकी है। अटल आडवाणी कमल निशान का नारा भले ही अब बदल गया हो, लेकिन इस सफर में अटल आडवाणी योगदान को दुनिया नहीं भुला पाएगी। लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विजन को भी याद किया जाएगा। जन टीवी के लिए अनिल सेन की रिपोर्ट। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे खास मौके की, सियासी अवसर। बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है और 1980 से भाजपा का कमल और अब तक का सफर, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। जनसंघ जब दीपक निशान हुआ करता था तो अक्सर ये बात आती थी कि इस दिए में तेल नहीं, राजनीति कोई खेल नहीं। लेकिन उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का वह कॉन्फिडेंस, जब कहा गया कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, और ये सफर आगे चला। 1984 में 2 सीट से प्रचंड बहुमत तक का ये सफर बीजेपी का। बहुत सारे बदलाव, बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारी चीजें सामने आई। सिद्धांतों से लेकर के तमाम बात, एक आइडियोलॉजी को लेकर के बीजेपी का गठन, और एक वक्त जब कार्यकर्ता में जोश डालने के लिए ये नारा दिया जाता था कि अटल आडवाणी कमल निशान। उसके बाद आज का सफर कमल निशान और मोदी। आज स्लोगन के रूप में होता है कि जब फ्रंट में बैठे हो या लोग जब करते हैं मोदी मोदी, तो वो कार्यकर्ताओं के एक एनर्जी के रूप में दिखाई देता है। अवसर, परिस्थितियां, समय, बहुत सारे बदलाव बीजेपी ने देखे, लेकिन आज जिस मुकाम तक पहुंची है बीजेपी, वो निश्चित रूप से एक बड़ा संघर्ष और बड़ी मेहनत का फल यहाँ तक का सफर कहा जा सकता है। तो इस पूरे सफर को लेकर के आज हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, जो अपना एक्सपीरियंस भी और देखा है उन्होंने बीजेपी को नजदीक से भी, उस सफर को भी, उस संघर्ष को भी। हमारे साथ ओम सैनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ उमेंद्र दादी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, और दिल्ली से हमारे साथ में प्रमोद वशिष्ठ साहब जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि एक अवसर ऐसा होता है कि कुछ पता लगना चाहिए, नई पीढ़ी को भी पता लगता है चर्चाओं के जरिए,
अपने एक्सपीरियंस के जरिए तभी पता चल पाता है कि हाँ पहले क्या हुआ करता था। फोटोग्राफ्स आज हम जन टीवी के कुछ ऐसे दृश्य हम देख पा रहे हैं जो बेशक आज अटल जी दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके बारे में जो सुना जाता है, उनके सिद्धांत, वो देश कभी भूल नहीं सकता। ना पार्टी भूल सकती, ना देश भूल सकता। अभी हाल ही की एक टिप्पणी या प्रासंगिक होगी करना, आपको ध्यान होगा कि एक जस्टिस ने कहा भी कि वो दौर देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी का। तो चले ओम जी के पास में मैं जाना चाहूंगा। सर, ये 43 साल का सफर की अगर हम बात करें तो किस तरह से देखते हैं हम इसे? देखिए, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस के साथ साथ में जनसंघ का उदय हुआ, तो जनसंघ 3% वोट की हकदार रही सन 52 में। और यही जब कांग्रेस के साथ साथ में जी कंटिन्यू करें ओम जी। कांग्रेस के साथ साथ में जब कांग्रेस लगातार विजय हासिल करती रही और पंडित जवाहरलाल नेहरू के तक ऐसा स्थिति बन गई कि कांग्रेस का अपना सारे एक डिक्टेटोरियल सा स्वरूप बन गया कि जो कुछ केंद्रीय नेता चाहते थे वही होता था। तो उसको लेकर के एक नाराजगी थी और पूरे मुल्क में एक ख्याल था कि कांग्रेस की इस तानाशाही से निपटना चाहिए ये इसको, तो लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। इसी बीच में मिसेस गांधी आती है, नेहरू जी का देहावसान होता है, लाल बहादुर शास्त्री भी चले जाते हैं। जब उन्होंने आके आपातकाल लगाया तो फिर सारे विरोधी दलों ने सोचा कि ये जो तानाशाही का ख्याल था ये कितना मजबूत ख्याल था और इसलिए सारे लोगों को एक होकर के और इसका मुकाबला करना चाहिए। तो जनसंघ उस जनता पार्टी में शामिल हुई। जनता पार्टी में शामिल होने के बाद में जिस तरह का विशाल बहुमत जिसे बोलते हैं वो जो हासिल हुआ और कांग्रेस सिमट गई सब तरफ से, तो उसके बाद में लेकिन एक बात जरा कि जनसंघ से जो लोग जनता पार्टी में आए थे उनका कहना था कि हमारा संघ के साथ में वैसा ही रिश्ता है। और दूसरे जो इनसे ना इत्तेफाकी रखते थे वो कहते कि दो जगह की आपकी वो नहीं हो सकती, या तो आप जनता पार्टी के सदस्य रहेंगे या संघ के सदस्य रहेंगे। इसी बात पे टूट हुई और टूट होने के बाद में एक नई पार्टी का जन्म हुआ 1980 में, वो थी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। और इसीलिए मैं कहता हूँ वहां से बात स्टार्ट होती है कि जब जो अध्यक्षता कर रहे थे बंबई अधिवेशन में, जस्टिस भूल गया भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि अब मुझे लगा है कि कांग्रेस का विकल्प मुल्क में पैदा हो गया भारतीय जनता पार्टी के रूप में। तो लोग इसे ऐसे देख नहीं रहे थे क्योंकि 80 में जब इलेक्शन में गए तो उसके बाद में सिर्फ सिमट के 2 रह गए लोकसभा के अंदर। लेकिन जब दोबारा सारा सिलसिला बना आडवाणी जी की लीडरशिप में और अटल जी की लीडरशिप में, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का अपना विस्तार होता चला गया। और तब से लेकर आज तक आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क में अपना एक छत्र साम्राज्य बना के रखे हुए हैं। और आज वही बात हो रही है जो कांग्रेस के लिए कहा जाता था कि इनकी वो उससे निपटने के लिए एकजुट होना बहुत जरूरी है, लेकिन वैसा ही दृश्य है। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का उदय बड़ा जनतांत्रिक तरीके से हुआ और उन लोगों में एक उदारता और एक ऐसा स्वर था जिसको कि पूरा मुल्क उसी तरीके से सुनता था जिस तरीके से पंडित नेहरू को सुनते थे या इंदिरा गांधी को सुनते थे। लेकिन हालात अब बदले हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ है, अगर इसे देखा जाए कि एक पार्टी जो बहुत जनतांत्रिक किस्म की नजर आती थी, आज वो केंद्रीय नेतृत्व के रूप में ही सामने आती है। वही सारी बातें जिनकी खिलाफत था वो कई आरोप लग रहे हैं। अब कितना सच है कितना गलत है इसका तो मूल्यांकन लोग ही करेंगे, लेकिन ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को विस्तार दिया है, लेकिन साथ साथ में अपना जो डेमोक्रेटिक स्वरूप जिसके नाम से वो जानी जाती थी और जो चाल चरित्र और चेहरा गोविंदाचार्य जैसे लोगों ने बोला था कि हम भारतीय राजनीति का सारा स्वरूप बदलेंगे और वो लोगों ने यकीन किया था उस बात पे। लेकिन आज कुछ नाराजगियां हैं कि उस तरह की डेमोक्रेटिक पार्टी नजर नहीं आती भारतीय जनता पार्टी, और यही सारी चर्चाएं हो रही हैं लोकसभा में। इस तरह का सीन बन रहा है। मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक बहुत डेमोक्रेट होते थे और जनतांत्रिक हितों के लिए लड़ने के लिए तैयार रहते थे। भारतीय जनता पार्टी में भैरव सिंह शेखावत जब
राजस्थान के नेता रहे, तो ललित किशोर चतुर्वेदी या प्रहलाद शर्मा या हरिशंकर बावड़ा, इनमें बड़ा तकरार था। तकरार सैद्धांतिक रूप से था कि आप वापसी उसके लिए नहीं, तो वो एक डेमोक्रेटिक स्वरूप नजर आता था। लेकिन आज उस तकरार को बोलते हैं कि ये तो फैक्शंसबाजी और उस तरीके से, तो वैचारिक रूप से मतभेदों का और सामूहिक रूप से एक ख्याल के साथ में चलने का जो स्वरूप था, वो भारतीय जनता पार्टी का बना था बहुत जबरदस्त तरीके से, और उसको हैसियत हासिल हुई है, उसके लिए इनकार कुछ नहीं सकता। वापस मैं लौटूंगा आपके पास में, उमेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। उमेंद्र जी, आपने बीजेपी के बहुत बार बीट भी देखी है, बहुत सारे नेताओं से मिला, बीजेपी को आपने पढ़ा भी है, तो ये सफर अगर हम कहें जब शुरू हुआ था और आज का सफर, किस तरह से देखते हैं आप इसमें? समय के साथ परिस्थितियां, जैसे मैंने भी कहा कि बदलाव बहुत सारे होते हैं, हर कोई इंसान देखता है, घर में, परिवार में, मोहल्ले, समाज, देश, सभी में होता है, तो इससे पार्टियां बेछूती नहीं रह सकती। ये पूरा सफर 43 साल का हम देखे। योगेंद्र जी, हमने तुलसीदास जी की एक चौपाई पढ़ी है, देहिक देविक भौतिक तापा रामराज काहुनी व्यापार। मुझे अभी लगने लगा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, कुछ गुणात्मक सुधार हुए हैं, उन सुधारों का प्रभाव हम देख रहे हैं। पहले मांग होती थी कि सीबीआई में जांच दी जाए, सीबीआई से जांच कराओ न्याय के लिए। अब मांग होने लगी कि सीबीआई से जांच नहीं होनी चाहिए। यानी इस प्रकार की जो बदलाव आया है, इसको हम ये कह सकते हैं कि लोगों में चेंजेज आया और सरकार के प्रति निष्ठा एक विश्वास बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी, जैसा भी आदरणीय ओम जी वैसा बता रहे थे, कि 2 सांसदों से शुरू हुई और ये लगता था कि इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, लेकिन आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में ये जानी जाती है। इसका ये मैं कह सकता हूं कि इन्होंने जनसंघ की जैसे अनुशासन सीखा। और देखो, जितना बड़ा परिवार होगा, जितना बड़ा घर होगा, थोड़ा बहुत सैद्धांतिक मतभेद होना स्वाभाविक है, मतभेद होने भी चाहिए। मतभेदों से क्या है, नए सुधार होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई मतभेद होते हैं और उसको यदि मीडिया के माध्यम से उसको आगे लाया जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस पार्टी को ये एक अच्छे रूप में देखते हैं। आज कांग्रेस में मतभेद होते हैं, उसकी कोई चर्चा इसलिए नहीं होती कि वहां तो ये परंपरा है, वहां तो होता ही होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यदि कुछ होता है तो एक लोगों के लिए लगता है कि इस पार्टी से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी लोगों के विश्वास की पार्टी, लोगों की भावनात्मक विचार की पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी है। मैंने ये देखा कि जब पहले, मैंने खुद नहीं देखा अपनी आंखों से, अलवर जिले में देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पास में कई विधानसभा क्षेत्रों में, कई पालिकाओं में प्रत्याशी नहीं होते थे। आज स्थिति है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण ये, या एक जगह इतनी लीडरशिप होगी। पहले कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी में देश में केवल 2 ही नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, एक मुरली मनोहर जोशी। आज भारतीय जनता पार्टी में इतने कार्यकर्ताओं के दम पर इतनी मजबूती आ गई है कि हर व्यक्ति को हम सीएम के रूप में देखते हैं। हर व्यक्ति सीएम का चेहरा है, केवल उसको एक आवश्यकता इस बात की है, उसको तराशने की आवश्यकता है, उसको एक मौका देने की आवश्यकता है। यानी पार्टी ने, आप देखिए, अब बात आती है कि साहब भारतीय जनता पार्टी में 16 सीएम है, और 16 सीएम तो अच्छी बात है ना, वहां लीडरशिप डेवलपमेंट होती है। जहां लीडरशिप डेवलपमेंट होगी वहां व्यक्ति 16 क्या 32 भी सीएम के दावेदार हो सकते हैं। मैं तो ये कह सकता हूं योगेंद्र जी, आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी में 16 नहीं 16 लाख सीएम के चेहरे हैं। हर व्यक्ति सीएम का चेहरा है, हर व्यक्ति यहाँ अपने आप में नरेंद्र मोदी है, हर व्यक्ति अपने आप में यहाँ का जो कार्यकर्ता है ना, मैंने इस पार्टी को बहुत निकट से देखा है, इस पार्टी की रीति नीति को मैंने पढ़ा है। ये गांधी जी के सिद्धांत को लेकर आप कांग्रेस को चला रहे थे, बहुत अच्छी बात है, गांधीवादी सिद्धांत, लेकिन एकात्मक और मानववाद का सिद्धांत, ये सब सिद्धांत पर भारी पड़ गया गांधी जी को। अब जो जिन्होंने गांधी का सिद्धांत लेके चले, वो गांधी को भूल गए, गांधी की बात नहीं, वहां का एक नए गांधी आ गए, वो छद्म गांधी। अब छद्म गांधी की चर्चा अपन बीजेपी की बात कर रहे हैं कि अपन कांग्रेस की ओर जा रहे हैं? हम बीजेपी के सफर की बात कर रहे हैं। मैं आदरणीय बीजेपी की बात कर रहा हूँ, लेकिन दोनों पार्टी की तुलना भी कर रहा हूँ। दोनों पार्टी की तुलना की जाएगी तभी बीजेपी की बात होगी। बीजेपी के सफर की बात करिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी और उनको लेकर के जो एक विकल्प के रूप में 1980 के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, उन लोगों का अपना एक सफर, एक संघर्ष, अभाव, बसों में सफर किया करते थे वो लोग, और समय के साथ चीजें बदलती हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा। तो अपन उस सफर को फोकस करते हुए, और जो बीजेपी ने अभी वर्चस्व कायम किया है उस ओर जाएं तो ठीक रहेगा, क्योंकि हम दाएं बाएं हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल भी आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। हम केवल सफर पे बात करें बीजेपी के पे। योगेंद्र जी, आज की परिप्रेक्ष्य में दोनों पार्टी की तुलना करने की कोशिश कर रहा हूँ, दोनों पार्टियों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके जितने भी श्रोता हैं, दर्शक, उनको बताना चाहता हूँ दोनों पार्टी बीजेपी को रोज यही सुनते हैं, रोज प्राइम डिबेट में वो यही सुनते हैं, वो खोजते हैं कि और भी कुछ देखने को मिले। जन टीवी की बात नहीं है, सारे चैनल्स पे यही चलता, यही परोसा जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज हम बीजेपी पे ही फोकस रखें।
जी, मैं नहीं इसी बात को कह रहा हूँ कि देखिए आज अब बीजेपी की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ एक ऐसी पार्टी रही है जिनके चुनाव चिन्ह में बदलाव नहीं है। कांग्रेस के कितने चुनाव चिन्ह बदले, कांग्रेस में कितने विखंडन हुए। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, इसलिए उसमें देखिए अनुशासन आज भी बना हुआ है, आज भी एक मुखी पार्टी है, आज भी क्या लीडरशिप को महत्व दिया जाता है। यानी ये कई चीजें देखा जाए तो हम लोग को तुलना अन्य दलों के साथ में करनी पड़ेगी। केवल हम बीजेपी के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उससे भी काम नहीं चलेगा, हमें तुलना दोनों ही दलों की करनी पड़ेगी। आज की भारतीय जनता पार्टी की तुलना अन्य दलों से करनी पड़ेगी, अन्य दलों की तुलना बीजेपी से करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते बीजेपी कांग्रेस की बी कॉपी तो नहीं बना सकते, उसकी तुलना तो करनी पड़ेगी। और तुलना होगी तो किसी दल पे कटाक्ष भी होगा, किसी न किसी पे प्रहार भी होगा, और किसी न किसी को कुछ हो सकता है मेरी बातें जचेगी भी नहीं। लेकिन इन सब बातों को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं की फौज के दम पर एक जनसंघ की तर्ज पर चलकर एक अपने आप को एक मजबूत पार्टी के रूप में खड़ा किया है। और ये आज जो कल उसका स्थापना दिवस हो रहा है, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय एक देश की सबसे बड़ी पार्टी है और गांव-गांव में अब उसका अस्तित्व हो गया है। और इस पार्टी से अब आम लोगों को उम्मीदें ज्यादा जगी। जब उम्मीदें ज्यादा जगती है ना, तो योगेंद्र जी उम्मीदें जब ज्यादा जगती है तो लोगों को ये लगता है कि ये काम आज ही होनी चाहिए, फटाफट होनी चाहिए, अभी होनी चाहिए। तो जादुई चिराग लेके आते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब आज की जो पीढ़ी है ना, वो अडवाणी जी की पीढ़ी नहीं है, अब नरेंद्र मोदी योगी की पीढ़ी है। नरेंद्र मोदी योगी की पीढ़ी कुछ नए विचार चाहेगी, नए बदलाव चाहेगी, नए परिवर्तन चाहेगी। तो इस परिवर्तन का युग है। आप अमित शाह का नाम नहीं लेकर के नाराज कर रहे हो। अमित शाह जी थिंक बहुत बड़े नेता हैं। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है, और इसलिए मैं किसी भारतीय जनता पार्टी में किस किस के नाम लोग इतनी कार्यकर्ता, इतने नेता हैं कि हर व्यक्ति का सामने जो घर का मुखिया होता है। वापस आऊंगा सर आपके पास, मैं वापस लौटूंगा। मैं प्रमोद जी के पास जाना चाहूंगा, अभी दिल्ली से जुड़े हुए प्रमोद जी हमारे साथ में। प्रमोद जी सफर की बात कर रहे हैं, बीजेपी का ये सफरनामा है 43 साल का, और बहुत सारे दौर देखे पढ़े, क्योंकि 1980 में जब इसका स्थापना की गई तो स्थापना के मकसद और ये तो नहीं समझ में आते थे, लेकिन बच्चे थे उस समय, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का नाम हम जरूर सुना करते थे उस समय। अखबारों में अखबार भी गिने चुने आते थे, तो कभी अवसर मिलता था तो वो जरूर पढ़ने को, कि धोती बांध करके और एक बेबाक बात कहने वाला, जिसके विपक्ष के लोग भी उसके मुरीद थे, एक ऐसा व्यक्तित्व को लेकर के हम पढ़ते थे और सुनते भी थे। फिर सफर आगे बढ़ा। 1984 में अटल जी भी चुनाव हार गए, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव जीते। एक सीट आंध्र प्रदेश से या साउथ से कहीं से एक सीट और थी, ये 2 सीट जीत करके आए। राम मंदिर का मुद्दा आया। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के मैं बहुत सारे विचारकों को देख रहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी की बड़ी भूमिका रही उसमें। उन्होंने पार्टी में जान फूंकने की कोशिश की, वो एक हिंदुत्व के मुद्दे पर, और उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया। लेकिन इस सफर आज तक की जो हम बात कर रहे हैं, उसको लेकर के मैं जानना चाहूंगा आपके विचार, कि ये सफर कैसा रहा, और क्या कुछ आइडियोलॉजिकल, तो कि क्या वास्तव में जैसा भी उमेंद्र जी कह रहे हैं कि यहाँ हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, वो सारी चीजें मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा दर्शकों के लिए आपसे। देखो योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का सफर भले ही 43 साल का बता रहे हैं, लेकिन ये विचारधारा 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रूप में उन्होंने शुरू कर दी, जनसंघ के रूप में। उसके बाद आपातकाल के बाद 77 में जब विभिन्न दल कुछ मिलके जो जनता पार्टी बनी, वो विचारधारा वो चलती रही। 1980 में जब संस्थापक सदस्य अटल जी, आडवाणी जी ने मतलब भारतीय जनता पार्टी का गठन किया, तो विचारधारा में कोई ज्यादा फर्क आपको नजर नहीं आएगा। मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर चलती है, और एक वर्ग जो शुरू से नाराज चला आ रहा है, वो अब भी एक वर्ग, मुस्लिम वर्ग जो वो शुरू से नाराज, ज्यादातर नाराजगी अभी तक उसको ये पूर्ति नहीं हो पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देश को बहुत ही ऐसे नेता दिए हैं जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में उन्होंने परचम अपना लहराया, और विश्व के मंचों पर भारतीय जनता पार्टी के लीडर जिनका नाम सब जानते हैं, आपको भी कोई कहने की जरूरत नहीं, जिन्होंने देश का हमारा नाम ऊंचा उन्होंने वहां किया है। भले ही कांग्रेस से विचारधारा अलग हो, भले ही से अन्य दलों से विचारधारा अलग हो, लेकिन अब जो मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आई, उसमें अगर आप तराजू में तोलेंगे तो भारत की छवि का मुद्दा
थोड़ा विदेशों में ऊपर ही है, कोई इस सरकार के आने के बाद भी नीचे नहीं है। 2 सीटों से जो सफर हुआ 303 तक, उस सफर का भी कोई मतलब है, कोई जनता, हर लोग, कोई ये नहीं कि मैं वैसे ही वोट दे दूं या कोई गुमराह करके ले ले। लोग भी समझदार है, लोग भी कुछ सोच समझ के ही भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है, मजबूत खड़ा करके रख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई दल, जो देश में 9 राष्ट्रीय दल है, और कोई दल ऐसा नजर नहीं आता। अब इसको गहराई में अगर जाएंगे तो अभी जो केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन हुआ था, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल जो उनका सटीक जो भाषण दिया था, एकदम उसमें पूरी की भारतीय जनता पार्टी के अब तक के सफर की कहानी को खोल दिया था कि भारतीय जनता पार्टी यूट्यूब चैनल इनसे नहीं बनती है। भारतीय जनता पार्टी पसीना बहाने से कार्यकर्ता ने पसीना बहाया है, जब गांव ढाणियों में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि संघर्ष तो जितना किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एक वर्ग और जुड़ा है अप्रत्यक्ष रूप पे, संघ, अब उनका अगर आप जीवन देख लें, उनके बारे में आप विचार सोचें, तो उनका जीवन कितना मतलब कष्ट में जीवन जीत कर वो देश के लिए काम तो करते ही हैं। ये नहीं कि कांग्रेस ना आए, कांग्रेस भी अपनी विचारधारा अलग रखती है, भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा अलग रखती है, लेकिन विकल्प बहुत जरूरी है। आज विकल्प अगर भारतीय जनता पार्टी का ना हो तो मुझे और कोई दूसरा दल इस तरह का नजर नहीं आता। दूसरा, अब ये 10 साल शासन लगभग होने को जा रहा है नरेंद्र मोदी जी का, अगले साल, और जो हालात देश में जो बन रहे हैं, चाहे वो कैसे भी हालात बन रहे हो, उससे ऐसा लग रहा है कि शायद हैट्रिक के चांस ज्यादा बन रहे हैं इसके। तो लोगों में कोई ना कोई तो चीज है ही, जो इन्होंने जो मेन देखो, राम मंदिर का कितना पुराना मुद्दा था, उसको मुद्दा ना करके खत्म कर दिया। इसको आपको सोचना पड़ेगा। 370 का कितना पुराना होता है ना। और जो भी कोई चीजें होती हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है कि थोड़ा सा एक जो बड़ा वर्ग है उस समुदाय को भारतीय जनता पार्टी के नेता साथ नहीं ले पा रहे हैं। और उसका रीजन राजनीति और सियासत हो कि भाई हमको हिंदुत्व वोट ज्यादा चाहिए, या और जैसे नहीं, अगर हम बात करें तो आप ये नहीं कि कांग्रेस को ही वोट देते हैं मुस्लिम, बंगाल में जाओ तो मुस्लिम वोट ममता बनर्जी को, आप यूपी में जाओ तो मुस्लिम वोट अखिलेश जी को, आप बिहार में जाओ तो मुस्लिम वोट लालू प्रसाद यादव की पार्टी को। ऐसे कई उदाहरण है, वहां जाते हैं। ये नहीं, वो वहां भी एक तरह का भाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति खत्म इसलिए हुआ है कि हिंदुत्व विचारधारा यहाँ का मुख्य मुद्दा है। हिंदुत्व के मुद्दे पर पूरी ये पार्टी चलती है। और देखो, हिंदुओं की संख्या तो देश में ज्यादा है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कांग्रेस किस तरह से इसमें लुभा पाएगी, कांग्रेस इस तरह से हिंदुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगी, या छोटे मोटे राज्य जैसे, अब राज्यों में तो सरकार आती रहेगी, मेन दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए किस तरह का कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी लाती है वो एक अलग बात है। सत्ता किसकी आएगी, हम तो भविष्यवक्ता तो है नहीं कि भाई इसकी आएगी, लेकिन जो अब तक का अनुमान और इस तरह का लग रहा है चर्चाओं का, तो अभी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी कांग्रेस को लेनी पड़ेगी। अब आप ये देखिए, एक समय था उत्तरी पूर्वी के राज्यों में, आपने कभी सुना कि भारतीय जनता पार्टी का, सोचा भी होगा आपने, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, सोच भी नहीं थी, वहां भी इन्होंने पैठ बनाई। कर्नाटक वहां प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो रणनीति इनकी जो एक है, स्ट्रेटेजी जो काम कर रहे हैं, वो रणनीति, वो रणनीति बड़ा काम इनके आ रही है। अब ये इन्होंने पुराने लीडर को भूला नहीं है। अब अटल जी की बात, अटल जी की वो भी समय समय पर आप देखो आती है। आडवाणी जी की जब जरूरत पड़ती है तो मोदी जी साथ में लेके बैठते ही हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचार तो, फोटो तो हर कार्यालय में आपको मिलेगी ही मिलेगी भारतीय जनता पार्टी के। इवन देन अगर कोई कट्टर कार्यकर्ता है
तो उसके घर में तो मिलेगी ही मिलेगी। अब इसमें ये नहीं कह सकते कि नेहरू जी ने कोई काम किया है देश को, ये हमारा कहने का ये मकसद नहीं है। जो आपने बात भारतीय जनता पार्टी के सफर की है, तो इन्होंने देश को देखो बहुत कुछ दिया भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, और बड़ा कटीला कांटों भरा ये सफर भी इनका रहा है नेताओं। जी आप बिल्कुल। मैं एक राउंड और लेना चाहता हूं आप लोगों को 30 सेकंड देकर, क्योंकि समय हो रहा है, 1-1.5 मिनट हमारे पास में। ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए बीजेपी की जो स्थापना हुई, आप लोग सब सही कह रहे हैं कि जनसंघ इसका मूल आधार है, और संघ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बीजेपी के साथ में है वैचारिक सामंजस्य बैठाने के लिए, और एक हर चीज का दखल भी होता है संघ का। अब काफी कुछ दखल है भी, इसको खारिज नहीं किया जा सकता, और इससे बीजेपी भी खारिज नहीं करती कि ठीक है साहब आइडियोलॉजिकली हम साथ हैं, लेकिन हमारे राजनीतिक मुद्दों में संघ का दखल नहीं है, कहा यह जाता है। लेकिन खैर उनकी अपनी एक रणनीति भी है। ये मैं यहाँ ये बात जानना चाहूंगा कि जब जनसंघ के को शिफ्ट किया गया और भारतीय जनता पार्टी के रूप में 3-4 चीजें थी, धारा 370, हिंदुत्व का मुद्दा, कुछ ऐसी चीजें थी, राम मंदिर को लेकर के जब ये स्थितियां बनी उसके बाद से परवान चढ़ने लगा। तो एक तीनों चीज ऐसी हैं कि कोई हिडन एजेंडा नहीं था बीजेपी का। तो आपको लगता है कि जो सफर बीजेपी ने 80 में शुरू किया था जिस आइडियोलॉजी के साथ में, अब आते आते 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी ने उसे उस शिखर तक पहुंचाया, उस मुद्दे तक जो बीजेपी सोच करके चल रही थी? योगेंद्र जी देखिए, एक बात आप नजरअंदाज ना करें, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति इस देश के अंदर इसलिए हुई कि जनता पार्टी के बिखराव के बाद में कांग्रेस के जो स्वरूप बने हुए थे, मिसेस गांधी ने आपातकाल लगाया था, उसे सब भुगता था, सारा सिलसिला था। तो उससे मुक्ति के लिए एक विकल्प चाहिए था, एक ऐसी पार्टी चाहिए थी जो बहुत डेमोक्रेटिक हो, जिसमें सारे संप्रदाय, सारी जातियां, सारे प्रदेश अपने आप को मजबूत कर सके, आगे बढ़ सके, संघवाद अपनी ताकत दिखा सके, फेडरलिज्म चले। ये करके किया था। लेकिन इस बात को उनके जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने मदद नहीं की। 1980 के इलेक्शन में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पराजित हुए, तो उन्होंने वापस वही रास्ता अपना लिया जो एक वक्त में जनसंघ लेके चल रही थी, जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं कि 370 और एक कानून और एक नेशन वाला जो थ्योरी है, जो एक बहुसंख्यक हिंदूवाद की थ्योरी है, जिसको कि इस देश का संविधान स्वीकार नहीं करता है, और उसी को लेकर के चले। और उसका नतीजा ये होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी वो डेमोक्रेटिक स्वरूप नहीं रखती जो 1980 में रखती थी, जब अटल जी और आडवाणी जी की लीडरशिप में जो सिलसिला था। उसके बाद में उसमें गलतियों के लिए क्षमा का स्वर भी था। गुजरात के दंगों में राजधर्म भी याद करवाया था अटल जी ने, जरा सोचिए। वो स्वरूप था जो भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए था। आज वो स्वरूप नहीं है, तो उसी तरीके से सोचा जा रहा है जिस तरीके से कांग्रेस के बारे में लोग सोचने लगे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि हमारा नेतृत्व तो डेमोक्रेटिक नजर क्यों नहीं आता है। ये सारी बातें बड़ा जरूरी है जानना। इसको ऐसे सस्त्रीगान से कुछ नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी को कौन लेके गया? अटल बिहारी वाजपेयी को एक डेमोक्रेटिक पार्टी हिंदुस्तान में राज कर रही थी, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी को यूएनओ में भेजा, दूसरी जगह विदेश मंत्रालय को देखने के लिए भेजा। तो ये वो अलग चीज थी। तो वही हम चाहते थे। उमेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी ओम जी को सुना आपने कि सैद्धांतिक रूप से एक आइडियोलॉजिकली चलिए उन्होंने पार्टी फॉर्म की, लेकिन जो बड़प्पन और जो चीजें होती थी वो अब लुप्त होती जा रही हैं। बीजेपी उसी रूट पे चल रही है जो कांग्रेस के विकल्प के रूप में भाजपा को लोगों ने चुना था। बीजेपी भी अभी वही रूट अपना रही है। योगेंद्र जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखने का नजरिया अलग होता है, और आदरणीय ओम जी का नजरिया क्या है ये तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ आज भी अनुशासन यदि किसी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी में। अब ये हो सकता है कि इनको इनके चश्मे में उनको कुछ कम दिखता होगा, मेरे चश्मे में अधिक दिखता है। मेरा चश्मा क्या है? बिना रंग का चश्मा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ आज अन्य पार्टियों की तुलना में यदि समीक्षा की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसमें यह तय है कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष बन सकता है। कांग्रेस में तो तय है कि राहुल गांधी बनेंगे, प्रियंका गांधी बनेगी या वाडेरा बनेगी, जो भी कुछ बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ओम जी, प्रमोद जी, भाई सब ये नहीं बता सकते अगला भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। यानी लोकतांत्रिक जो पार्टी होगी उसमें संभावना है कोई की भी हो सकती है। और चाहे जितना बड़ा दल होगा, थोड़ा बहुत देखो वैचारिक मतभेद तो होना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। मतभेदों से ही एक कोई नई चीज। चले एक आखिरी सवाल प्रमोद जी आपके पास 30 सेकंड में मैं समझना चाहूंगा कि अभी ओम जी ने जो बात कही है कि
एक अक्सर बीजेपी यह बात कहा करती है कि कांग्रेस ने भी ऐसा किया था। मोदी जी 10 साल का सफर, 9 साल का सफर सत्ता का करने वाले हैं और अगले साल 10 साल का होगा, लेकिन अक्सर ये बात निकल करके आती है कि कांग्रेस ने भी यह किया था। आज अगर पूछा जाता है कि सीबीआई को लेकर के या ईडी को लेकर के या दूसरी चीजों को लेकर के, मुझे अच्छे से ध्यान है कि जब राम मंदिर वाला इश्यू हुआ था तो 4 राज्यों में भाजपा की सरकार को गिरा दिया गया था और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। तब राज्यपाल के अस्तित्व के औचित्य पे सवाल खड़े हुए थे, पार्लियामेंट में बड़ी बहस हुई थी और अब राज्यपाल को ढाल बनाया जाने लगा है। तो कुछ चीजें हैं जो बीजेपी उस रूट पे जा रही है जो कांग्रेस के कुछ सैद्धांतिक रूप से जिनका विरोध कर रही थी। देखो योगेंद्र जी, सियासत में अगर आप पुरानी तुलना करेंगे तो विश्वव्यापी बदलाव हुए हैं। आतंकवाद आया, पूरा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छाया, तो उसी हिसाब से अब बदलाव करना बहुत जरूरी हर लीडर को हो गया। लीडर पहले जैसा कहाँ रहे अब आप ये बताएं। आप पहले जो लीडर थे अब आपको नजर आते हैं क्या उस तरह के? क्योंकि बदलाव करना पड़ेगा। अब वो उस तरह के लीडर, अब जनता ही बदल गई, वोटर बदल गया। तो जब वोटर जनता सब कुछ बदल रहा है तो राज करने की जो टेक्निक है, जो नया जमाना आ रहा है, उस तरह की टेक्निक अब राज करने की भी आ रही है। उस तरह से भारतीय जनता पार्टी क्या मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करे, लैंडलाइन लगाए रखे? तो ये जो बदलाव आया है विश्वव्यापी सियासत में, तो वो ही बदलाव भारतीय जनता पार्टी में आया है। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि उन्होंने अपने मुद्दों को छोड़ा है। वो ही हिंदुत्व का मुद्दा है। जिस दिन ये मुद्दा गया उस दिन भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के रूप में बन जाएगी। वो उन्होंने उस मुद्दे को नहीं छोड़ा, उस ट्रैक पर वो चल रहे हैं। और आपको ये नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही 7 दिन पहले ही, वो 7-8 दिन पहले जो भाषण में भी कहा था कार्यालय के में, जो सांसदों को व्हिप जारी करके लिया गया था कि हमारा जो सिद्धांत है, हमारी मूल जो चीजें हैं वो किसी भी सूरत में नहीं बदलेंगी। बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगा, ये लंबा एक और हो सकता था क्योंकि हमने एक इसे प्रासंगिक माना कि इस सफर पे चर्चा करनी चाहिए और जर्नलिस्टिक नजरिए से कैसे देखा जा रहा है बीजेपी के इस सफर को। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके सभी ने विचार खुल करके रखे, उसके लिए आपका आभार। और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।